जो हमारे सभी गेस्ट हैं, केरला से हमारे साथी अधिकारी आए हैं, चंद्रशेखर, वेलकम। फिनलैंड एम्बेसी से मिस्टर विका हमारे साथ हैं, और हमारे वीसी साहब तो हमेशा ललित पवार जी हमारे साथ हर प्रोग्राम में रहते ही हैं। मेरे साथी अधिकारी समित और इलिट्स के रवि गुप्ता जी, आपको मैं लगभग 4 साल से जानता हूँ। हम लोगों ने 4 बड़े सेमिनार ई हेल्थ के किए, और आज स्किल में जो मेरा 1 साल ऑफिशियली आज मतलब एक तरह से मैंने NHM आज के दिन छोड़ा था, तो मेरा तो और जिसको छोड़ा था स्किल में करीबन 40 दिन का गैप है, क्योंकि स्किल का 40 दिन बाद मिला, लेकिन लेबर में आज 1 साल पूरा हो गया। तो मैं पहले तो फैसला नहीं कर पा रहा था कि विच लैंग्वेज शुड आई यूज़, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि सेक्रेटरी के नाते लोगों को ये ना लगे कि इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं आती है। और जब मैं हमारे फिनलैंड वाले फ्रेंड को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो इनको भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग। लेकिन फिर ये लगता है कि वही लड़ाई हो जाती है जो स्किल और एजुकेशन के बीच में होती है, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं मेरी एजुकेशन दिखा रहा होता हूँ, और जो मेरे इमोशंस को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ वो मेरा स्किल है। तो ये जो प्रॉब्लम है एजुकेशन वर्सेस स्किल, ये हम हर समय फेस करते हैं। तो मैं मेरे इमोशंस को बेटर एक्सप्रेस करके आज की पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए फूड फॉर थॉट दूँ, या कुछ फॉर्मली बोल दूँ जो मेरे इमोशन से नेसेसरी अटैच नहीं हो, लेकिन ये साबित कर दे कि मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो वो जंग मेरे अंदर चल रही थी बहुत देर से, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि वही जो फाइनली फैसला होता है। हम होटल में खाना खाने जाते हैं, मेन्यू हमेशा देखते हैं, लेकिन लास्ट में हम कहते हैं दाल मखनी और पनीर बटर मसाला दिया। तो वही फैसला फाइनली मैं कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये सब कहने के बाद फाइनली हम सब वहीं आ जाते हैं। तो मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ क्यों हैं। हम सबके दिमाग में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब हम हमारे शहरों से चले होंगे, फ्लाइट से मॉर्निंग में चले होंगे, कल शाम को चले होंगे कुछ लोग, बहुत सारी तरह के लोग बैठे हैं यहाँ। आज एक एम्बेसी के जो फिनलैंड एम्बेसी, हम लोगों ने फिनलैंड को पिछले दिनों में न्यूज़ में काफ़ी देखा है, राइट। पिछले 1 वीक में हमने बहुत सारा फिनलैंड को, वी हैव सीन फिनलैंड इन आवर न्यूज़, बिकॉज यू हैव गॉट अ न्यू गवर्नमेंट एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड टू सी दोस फोटोग्राफ्स। और हम सब लोग ये कह रहे थे हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है। एग्जैक्टली हमारे स्किल का पोजीशन भी वैसा ही है। हम हमेशा ये कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है, और वो सब बनाने वाले भी यहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी इंसान बाहर है रूम से। एज ए सेक्रेटरी मेरे पास पावर है, एज ए MD RSLDC समिति के पास पूरे पावर्स हैं, एज ए VC सर के पास पूरे पावर्स हैं, इंडस्ट्री यहाँ बैठी है, ट्रेनिंग पार्टनर्स यहाँ बैठे हैं, हमारी प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDC के लोग हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की है, जो आज की सेमिनार की खास बात है, कि बहुत सारी सेक्टर स्किल काउंसिल के CEOs और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ हैं। व्हाट एल्स यू नीड। आप ये बताइए कि स्किल सिनेरियो को डिसाइड करने के लिए आपको और कौन चाहिए। अगर हमारे माननीय मंत्री महोदय यही थे, एंड आपने देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो अपनी एज बतानी नहीं चाहिए, लेकिन समित अपने को बतानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि मंत्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वो यंग होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है हमारे यहाँ। वी हैव ए यंग मिनिस्टर, यू नो हू टेल अस की। तो इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उनको सबसे अच्छी बात यह है कि यंग होने के नाते हमारे लिए बहुत आसान होता है उनको कन्विंस करना कि सर ये चीज़ चलती है, और वो नए आइडियाज़ को समझ लेते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। इट इज़ ईजी। तो इन सब बातों के बीच में मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँगा। तो मुझे ध्यान आया कि एक लड़का था 2009 में, जब मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हनुमानगढ़ था, तो एक मीडिया में लड़का हुआ करता था सनी। उसने BGMC किया था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और वो किसी पेपर में था, भास्कर पत्रिका में। तो वो मुझे ठीक ठाक लगता था कि हाँ वो थोड़ा जानता है और ठीक काम कर रहा है। मैंने 4 साल बाद फेसबुक पे देखा कि ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया को छोड़ दिया, एंड ही वेंट टू बैंकॉक, और उसको किसी उसके रिश्तेदार ने कहा कि यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें कोई जॉब ठीक सी दिला देता हूँ। इतना ही मुझे फेसबुक से फॉलो हुआ,
मैं कल परसों फिर से देख रहा था और मुझे दोबारा सनी दिखाई दिया, और सनी जो है इन अ स्पैन ऑफ 6 years he was inaugurating his 6th restaurant in Pattaya. मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये है, तो मैंने जब उसका पूरा ट्रेस किया, तो मैंने इसलिए ट्रेस नहीं किया था कि मैं आज उसकी बात करूंगा, मेरे दिमाग में भी नहीं था मॉर्निंग में कि मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि उसने कुछ साल पहला बोला, उसने सिंपल किया। उसने देखा कि सबसे ज्यादा इंडियंस कौन सी मार्केट में आते हैं, उसने वहाँ एक छोटी सी जगह ली और उसने वहाँ केवल 4 आइटम शुरू किए इंडिया के, लेकिन वो 4 आइटम बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने वो जो 4 आइटम जो उसने चूज किए कि मैं कौन से केवल 4 आइटम का मेन्यू बनाऊंगा, आई थिंक वही एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग सिखा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को बहुत बड़े बड़े मेन्यू बनाना सिखा रहे हैं कि बहुत फैंसी मेन्यू कैसे बनाना है और कैसे बड़े बड़े बोर्ड्स बना के एक्साइटिंग चीजें बनानी है, लेकिन उसने सिंपल रखा। उसने रखा चाय, समोसा, पोहा, कोई ऐसी एक दो आइटम और थी जिसको हम हर इंडियन किसी भी सिचुएशन में खा सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द विनिंग रेसिपी, और उसने उसको कंटिन्यू किया। फिर उसने एक दो पूरे इंडियन खाने के लिए खोल लिए और लिंक जुड़ता गया, और इस तरह से वो करीबन 70 वहां के लोगों को रोजगार दे रहा है। मतलब वो थाईलैंड के 70 लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जिस इंसान को मैंने 10 साल पहले एक पेपर में केवल एक कॉरेस्पोंडेंट या स्ट्रिंगर के तौर पे देखा, तो मेरे ख्याल से मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में एंटरप्रेन्योरशिप की इससे बड़ी कोई स्टोरी है नहीं कि जहां पर एक इंसान ने ये किया। तो मैं केवल कहना क्या चाहता हूं कि आज जरूरी नहीं है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं कल को यही आपका कैरियर बनेगा, ये मैंने देख लिया है। मैं किसी यूनिवर्सिटी में डेंटिस्ट के बीच में बैठा था, 250 डेंटिस्ट मेरी बात सुन रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे लड़के लड़कियां बैठे थे, और मैंने उनको दावे से ये कहा कि आप में से सब लोग जब कल को BDS करके निकलेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं कि 60% ऑफ यू कभी भी हाइजीन या डेंटिस्ट्री में जाने वाले नहीं है। किसी भी हालात आप कोई ना कोई और चीज करके यू मे बी एंटरिंग सम अदर प्रोफेशन, मे बी सम अदर एंटरप्रेन्योरशिप और मे बी सम अदर बिजनेस, बट नॉट नेसेसरली डेंटिस्ट्री। तो ये अब तय हो गया है कि हमारी नई एज में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला से आने वाले मेरे फ्रेंड ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों को जरूरी नहीं कि इस तरह से स्किल दें। तो मैंने उन्हीं से एक बात सोची कि मैं उन्हीं के आइडिया से एक बात भी कहना चाहता हूँ। मैंने खुद ने BCom किया है, मैं BCom ऑनर्स था, ठीक है। उसके बाद वो प्रोफेशनल डिग्री की, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने BCom ऑनर्स किया। मेरी तरह लाखों और पूरे देश में करोड़ों लोग BCom करते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि हमने BCom किया है। हमारे समाज में कोई BCom करता है, दिमाग में पिक्चर क्या आती है, ये अकाउंट और टैक्स से रिलेटेड एक बैचलर डिग्री कर रहा है। ये हमारी पहली इमेज बनती है उस इंसान की फेयरली। अगर मैं फेयरली ऑब्जेक्टिवली कहूँ तो ये इमेज बननी चाहिए कि ही इज ए बैचलर हु नोज समथिंग अबाउट अकाउंटिंग एंड टैक्स। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी में चेक कर लीजिए, एक्सेप्ट सर्टेन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वो आपको GST के बारे में ज्यादा बता नहीं पाएंगे अगर आपको वो आज क्विज करेंगे। जरूरी नहीं कि वो आपको GST के बारे में बहुत कुछ बता सके, वो आपको यही कहेंगे अभी हमारे सिलेबस में आया नहीं है। और टैक्सेशन में वो आपको यही कहेंगे मैंने जब पढ़ा था ये रूल थे, यानी अपडेशन नहीं है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूं कि ग्रेजुएट कोर्सेज हमें खत्म कर देने चाहिए इंडिया से। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, एक इंसान को 3 साल के लिए हम 5-5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें से एक हिंदी इंग्लिश होता है, बाकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सब पढ़ाते हैं। और 3 साल बाद हम ये समझ नहीं पाते कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं राजस्थान का तो दावा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन रहा हूं, ऑफिशियली कह सकता हूं, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते। उनको पता ही नहीं है कि कौन से खान की किताब आती थी हमारे समय में, कॉस्टिंग की फेमस बुक, खान जैन, महेश्वरी साहब की बुक आया करती थी, गुप्ता साहब की बुक आया करती थी, ये फेमस बुक्स हुआ करते थे कॉमर्स और अकाउंट्स के। लेकिन आज के बच्चों को आप टेक्स्ट बुक का पूछेंगे, दे कैन नॉट टेल यू। उनको ये पता है संजीव पासबुक, श्रीनाथ पासबुक एंड सुपर पासबुक। जो पहले कहते थे 1 महीना पढ़ के पास हुई है, वो कहने लगे 7 दिन पढ़ के पास हुई है, और जब कंपटीशन ज्यादा हो गया तो 1 डे से निकल। मैं हर जगह इसके बारे में जरूर बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता क्या लगता है, मंत्री जी ने कहा था कि सीसा के एक तरफ नशाखोरी और क्राइम है, मैं वहां पे पासबुक को भी रखना चाहता हूं।
क्योंकि सीसा के दूसरे कॉर्नर पे क्या था? स्किल एंड स्पोर्ट्स। लेकिन एजुकेशन, स्किल और स्पोर्ट्स में कुछ भी करूं, क्या मैं स्पोर्ट्स को किसी पासबुक से पढ़ के स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूं? मैं नहीं बन सकता। अगर मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की बुक्स पढ़ रहा हूं और मुझे लगता है कि इस बार मैं दौड़ में फर्स्ट आऊंगा, आप कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। आप सारे अच्छे क्रिकेटर्स का बायोग्राफी पढ़ लीजिए, यू कैन नॉट बिकम ए गुड क्रिकेटर अनलेस यू प्रैक्टिस। और शायद स्किल भी वही जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जब स्पोर्ट्स और एजुकेशन आपस में लड़ रहे थे, स्किल खड़ा देख रहा था मैं किसकी तरफ जाऊं, तो हमारे देश में हमने उसको एजुकेशन की तरफ भेज दिया। और वो प्रॉब्लम हम सारे फेस कर रहे हैं। हम कितना भी डिस्कशन कर लें, एट द एंड कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी कि जिस तरह से हमारा ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम सुपरफिशियली, नॉट ऑन रियल फैक्ट्स काम करता है। हम 3 साल एक लड़के को बीकॉम में 15 सब्जेक्ट पढ़ाने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि वो पास बुक से केवल 5 वही क्वेश्चन पढ़ता है जो उसने एनालिसिस किया है कि यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन होता था। तो ही हैज बिकम ए गुड एनालिस्ट फॉर नथिंग। बट अगर हम उसको ये कह देते भाई तू ये दिमाग अपना खराब मत कर, तू एक काम कर, तू ये बता तेरा एप्टीट्यूड किसमें है, हम तेरे को 3 साल, और वो भी ड्रामा नहीं करना है, कॉलेज नहीं खेलना है, एग्जाम नहीं खेलना। हमें रियल में ऐसा करना है कि भाई तू टेक्स्ट चूज कर ले, लेकिन 3 साल तू केवल टेक्स्ट पढ़ और टेक्स्ट का एक्सपर्ट बन के तेरे को पक्का नौकरी मिलेगी यार। अगर तू 3 साल टेक्स्ट पढ़ेगा तो तू सीए टाइप ही तो है यार। अगर तू 3 साल केवल टेक्स्ट पढ़ेगा, नहीं, हम तुझे थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाएंगे, तेरे को थोड़ा सा पोस्ट पढ़ाएंगे, तेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, हम तेरा दिमाग इतना खराब कर देंगे तू तय नहीं कर पाएगा कि तू क्या है। हम फिर स्किल्स भी खेलने लगते हैं, फिर हमारा ध्यान जाता है अब अगला गेम खेलते हैं, बोर हो गए, स्किल्स। कॉलेज खत्म हो गया, अब स्किल्स खेलते हैं। और हम 3 महीने में उस 3 साल की गलती को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम मिशन खोल लें, उसके लिए हम कॉर्पोरेशन खोल लें, उसके लिए हम मिनिस्ट्री खोल लें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फाइनली कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में 3 साल जो उस लड़के के बर्बाद हुए हैं वो आप नोट ही नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिंपली ये कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पड़ोसी के बदन में खुजली है और मल्लम मैं लगा। सॉरी, शायद ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए इंग्लिश करना चाहता हूं। तो अगर किसी को बीमारी है, दवाई उसी को खानी चाहिए। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं, वी नीड आमूल-चूल परिवर्तन। ये एक हिंदी का वर्ड है, बहुत जबरदस्त है, और उसमें मैं कहूंगा हमें टोटल रिफॉर्म चाहिए हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में। हम +2 के बाद कर क्या रहे हैं इस देश में? आर वी रियली डूइंग समथिंग? हम एक हिस्ट्री, अब बीए को स्टूडेंट को पकड़ लीजिए, जबरदस्ती जियोग्राफी, हिस्ट्री, देयर आर सर्टेन 20-30 सब्जेक्ट्स, कोई भी 3 ले लो यार, उसके बाद वही पासबुक से पढ़ लो यार। सोशियोलॉजी की थ्योरी उसको आती है, बट सोशियोलॉजी नहीं आती है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो he cannot tell me what is sociology, but he can tell what are the theories of sociology. तो मुझे ये बताइए, हम उन लोगों से इस देश में क्या करवाना चाह रहे हैं? और हम उन्हें 3 महीने के कोर्सेज देके ऐसा कौन सा एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं जिससे कि आप उनको एम्प्लॉय कर लेंगे? मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ITIs के प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई थी, ITIs के प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली हमने, क्योंकि ITIs यहाँ पर हमारे अंदर आती है राजस्थान। और मैंने ITIs के प्रिंसिपल से एक सवाल पूछा था, आप सब सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो सवाल नहीं सुना, उन्होंने नहीं सुना था। मैं आपके सामने वो सवाल रिपीट करता हूं। मैंने ITI के प्रिंसिपल से एक सवाल पूछा था। मैंने कहा ईमानदारी से ITI के प्रिंसिपल दिल पे हाथ रख के सच्चाई से बताना कि अगर आपका कोई रिलेटिव आपसे ये कहता है कि मुझे मेरा बच्चा ITI में करवाना है, आप उसे सजेस्ट करेंगे कि नहीं? उनके चेहरों में जवाब मुझे मिल गया था कि सर अगर कहीं और नहीं हो रहा है, फाइनली तो हम दे सकते हैं। तो हमारे हाल वही है कि भैया ठीक है, किसको कुछ नहीं मिल रहा है तो फाइनली वो ITI में आ जाए। फिर ITI की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये 1 साल में हमने बहुत अच्छे से सीख ली है। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहता हूँ, जब हमने 400 ITI चेक की, राजस्थान की पूरी की, लेकिन 200 से 400 के बीच में हमारा दिमाग खराब हो गया ये देख के कि वो कागज पे एग्जिस्ट करती हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वहां पर रियल कोई फैकल्टी नहीं है, वहां रियल में कोई लैब नहीं है, और वहां रियल में कोई स्टूडेंट नहीं है, केवल नाम है। और उन नामों को हम बाद में एक सर्टिफिकेट पे प्रिंट करके स्टैंप लगा के दे देते हैं, बेटा ले 1 साल का ITI किया है तूने। लेकिन सर मैं तो कभी आया नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, तेरे पैसे आ चुके हैं,
तो ये डिग्री लेके घूम। जिस आदमी को हाथ में प्लास पाना पकड़ना नहीं आता, अगर वो आप ऑटोमोबाइल की कुछ आपसे ले भी गया तो कौन सी गाड़ी को ठीक कर देगा? वो कौन ठीक कराएगा और आप करा लेंगे कैसे? और फिर हम कहते हैं वन मोर स्किल्ड पर्सन। नाउ वो सरकार के खिलाफ नारे लगाएगा, मुझे रोजगार नहीं दे रही है सरकार, मैं स्किल्ड हूं ITI में। तो ये कब तक चलता रहेगा? मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं ये सारा नेगेटिविज्म इसलिए फैला रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट रियल थिंग्स। गुडी गुडी जो हमने अचीव कर लिया है उस पर बात बड़े आराम से की जा सकती है। हम सब एक दूसरे के पेपर ले जाके घंटे भर में खुद ही पढ़ लेंगे, इसके लिए प्रेजेंटेशन देने की क्या जरूरत है? एक दूसरे के अच्छे पेपर हम लोग नेट पे पढ़ लेंगे, ईमेल कर दीजिएगा। अगर डिस्कशन करना है पूरे दिन में तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें ये डिस्कशन करना ही पड़ेगा कि हमारा हायर एजुकेशन और हमारा टेक्निकल एजुकेशन जो ज्यादा टाइम के लिए यूथ को अपने पास रखता है, अगर वो सही नहीं होगा तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ कोर्सेज के द्वारा हम कैसे दुनिया को बदलने वाले हैं मैं समझ नहीं पाता। मैं समित जब भी वो कस्तूरबा गांधी वाले ब्रिज कोर्स का उद्घाटन करने जाता था, आपकी 3 महीने में बच्चों को पहली से दूसरी में ले जाएंगे, अगले 3 महीने में दूसरी से तीसरी क्लास में ले जाएंगे और तीसरी से, यानी कि हम 1 साल में ही बच्चे को 1 to 5th पहुंचा देते हैं। हमारे वो कैप्सूल कोर्सेज होते हैं। हम एग्जैक्टली ऐसा कुछ करने की कोशिश शायद यहाँ भी करते हैं एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर आप हम में से हम सबको ये काम दे दिया जाए, हम सब क्यों नहीं कर सकते कि 1 साल में कोई ऐसी चीज सीखनी है जो 2 साल में या 5 साल में सीखनी थी, 3 महीने में कुछ ऐसा सीखना है जो 3 साल में सीखना है। तो हायर एजुकेशन में हमें एक बड़े लेवल पे चेंज की जरूरत है। और जब सर ने कहा कि हम दोनों ने, मैंने और समिति ने कोशिश की है कि कॉलेज एजुकेशन में हम वो कोशिश करें, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ, मुझे पहले दिन से पता था कि फर्स्ट ईयर में कितना सक्सेस मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में पिक्चर नहीं है, मेरे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर हमें बिगिनिंग करनी है। और मैं ये बिगिनिंग कहना चाहता हूँ कि या तो हम अपने 3 साल के बीकॉम के साथ 1 ईयर टैक्स डिप्लोमा कंपल्सरी करें फाइनल ईयर में, कि बच्चा चूज कर ले कि 1 ईयर वो अकाउंटिंग पे एम्फेसिस देगा या टैक्स पे देगा। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि हमारी बीकॉम ही स्पेशलाइज क्यों नहीं हो जाती है? वाई बीकॉम ऑनर्स कि एक सब्जेक्ट फाइनल ईयर में हम अलग से पढ़ा रहे हैं, या बच्चे को वही चीज पढ़ने के लिए फिर एमकॉम करनी पड़ रही है। हम वही चीज 3 साल में उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी एज बच जाएगी, वो 23 का नहीं होकर 21 साल में ग्लोबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सब चेंजेस के प्रति जब हमारे सारे वाइस चांसलर्स, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सीरियस होगा तो स्किल की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और स्किल की जरूरत वैसे ही पैदा होती है जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी नहीं रखें और बाद में मेडिसिन के थ्रू या टॉनिक्स के थ्रू उसको फुलफिल करते हैं, मुझे वैसा नजर आता है। तो मैं हमारे बीच में आज बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं, मैं मेरी तरफ से भी उनका वेलकम करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दिन के कई सेशंस में हम लोग यहाँ नहीं हों। मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से जो एक स्किल मिनिस्ट्री से सुधीर भाटिया जी आए हैं, इसके अलावा जो सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल लाइफ साइंसेज से अनुराधा जी आई हैं, अर्पित शर्मा जी आए हैं ग्रीन जॉब्स स्किल काउंसिल से, अजीत जी हैं डायरेक्टर ऑपरेशन ITITS से, प्रवीण मल्होत्रा जी हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल काउंसिल, देन डॉक्टर अश्विन कुमार शर्मा जी जो VC हैं विजय भूमि यूनिवर्सिटी के, और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पांडे जी हैं, देन गौतम आनंद जी हैं who is from Bureau of Energy Efficiency, and then we have Alka Batra ji and other people who represent placement agencies and industrial demand people, जो बताएंगे कि why आप जो हम स्किल दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं और क्यों अच्छा नहीं दे पा रहे हैं या कहाँ गैप्स हैं। मैं आप सब लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा, आफ्टर ऑल हम सब लोगों को शाम को चिंता तो करनी पड़ती है कि मेरी सर्विस या मेरी बिजनेस से मेरे घर में कितने पैसे आएंगे जिससे मेरा परिवार अच्छे से मैं पाल सकूं। लेकिन हम सबका बिजनेस औरों को भी यही काम देना है। ये काम हम जब अपने लिए कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी सबकी ये भी है कि सिमिलर चीज हमें और बहुत सारे लोगों को अवेलेबल करानी है। वो 1 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, और प्रोबेबली सरकार तो लाखों में बात करेगी कि लाखों होने चाहिए। तो लेकिन सीरियसली हम सबको ट्राई करनी पड़ेगी। एजुकेशन के लिए लोग ये कहा करते थे कि बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने देखा कि नए जो जोड़े हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कुछ भी खर्च कर सकते हैं, तो उसने RBSE के स्कूल छोड़ के CBSE के खोल दिए, और CBSE के छोड़ के फिर ICSE के खोल दिए, जैसे डिमांड आई वैसे स्कूल खोल दिए, आलीशान स्कूल खोल दिए। ऐसा ही फिर हायर एजुकेशन में हुआ, अच्छा अब ये कॉलेज भी जाया करेंगे, चलो अब इनके लिए कॉलेज खोलने शुरू करो, BA BCom BBA जो भी फैंसी कोर्स आए शुरू कर दो। एंड अनफॉर्चुनेटली वही बिजनेसमैन
देख रहा है कि भैया अच्छा अब आप स्किल्स सीख खोलने वाले हैं, आप हमें अलाउड करने वाले हैं, तो हमें बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा इस फील्ड में कि जब हम हायर एजुकेशन वाले लोगों को स्किल भी अलाउड करेंगे तो वहां पर भी ऐसा नहीं हो जाए कि जिस तरह से BA BCom BBA की डिग्रियां बढ़ रही हैं वैसे ही सो कॉल्ड स्किल की डिग्रियां भी बढ़ने लगी, BVoc MVoc की डिग्रियां बढ़ने लगे। ऐसा नहीं हो, प्रोबेबली अच्छे इंस्टीट्यूट आए, अच्छी लैब्स आए और वाकई में वो बच्चा कम्पीट कर सके। हमें कम्पीट करने के लिए बच्चों को ढूंढना नहीं पड़े कि भैया कोई है जिसे कारपेंट्री आती है, रियल में किसको आती है ये बताओ, कारपेंट्री तो तुम सबको आती है, रियल में किसको आती है, ऐसे सवाल नहीं पूछने पड़े। अच्छा आप वेल्डर हो, वेल्ड कर लेते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने पड़े। तो ये सब सवाल जिस दिन खत्म हो जाएंगे, रियल स्किल मेरे ख्याल से हमारे सबके बीच में आना शुरू हो जाएगा। मैं तो आप लोगों को क्या ऑफर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि राजस्थान में हम लोगों के पास 5 स्कीम्स हैं जो आप सबको बताई देंगे, हमारा भी एक प्रेजेंटेशन है। देन हमारे राजस्थान में हमारे पास 2 स्किल यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट की है, प्राइवेट है। और उसके अलावा राजस्थान का कई चीज़ों में अच्छा जो है जेम्स एंड ज्वेलरी है, टूरिज्म है, हमारे कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े वे में आई है। आज आप सर्च करिए नेट पे, आप सर्च करके देखिए 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी जयपुर। अगर आपको किसी वेबसाइट पे एक भी रूम मिल जाए तो मुझे बताइए, देयर इज नॉट अ सिंगल रूम। सो इट मीन्स द होटल इंडस्ट्री, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज कम अ बिग वे। और जो भी आदमी होटल खोलेगा उसे कम से कम 50 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है जिनको हम तैयार कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कॉल का और कोई और ही नौकरी लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमें सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारी ज़रूरत है। हमारी बहुत बड़ी रिफाइनरी आ रही है बाड़मेर में, और कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपा कि बाड़मेर के युवाओं को ये क्लू ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री से, इस रिफाइनरी से मुझे कैसे रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए है। आज यहाँ पर हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल भी है, तो मेरे को लगता है कि आज कोई ना कोई टाई अप हो जाए, कोई ना कोई बात आगे बढ़े, तो आज की काउंसिल का ये फायदा भी हम लोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने कही वो सब आप लोग मानते होंगे कि ये बातें हम बहुत सालों से कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अब टाइम है कि हम इसमें कुछ एक्शन और रियल कुछ काम होना चाहिए जिससे कि हम कह सकें। मैं सेक्टर स्किल काउंसिल के लोग बैठे हैं, बाद में आपसे मुलाकात नहीं हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे सवाल और कहना चाह रहा था कि जब हम सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए कोर्सेज करवाते हैं तो मैंने जो एक चीज़ आइडेंटिफाई की है एज चेयरमैन कि हमारे 3 मंथ्स 4 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, हमारे आवर्स के कोर्सेज होते हैं, और अगर PMKVY के कोर्सेज हैं तो 40 आवर हम सॉफ्ट स्किल को देते हैं, और अगर GKY के कोर्सेज होते हैं DDU GKY के तो हम लोग उनको 80 आवर टू 100 आवर देते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम में भी हम 100 to 120 आवर सॉफ्ट स्किल पे देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोमेन नॉलेज का ही टेस्ट होता है। वी आर असेसिंग ओनली डोमेन, वी आर नॉट असेसिंग सॉफ्ट स्किल एट ऑल, जबकि पेमेंट उसका भी उसी रेट से जा रहा है। अगर मान लीजिए 350 आवर में से 120 आवर का सॉफ्ट स्किल है और मैं सेम रेट से पेमेंट कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट असेसिंग दैट 120 आवर, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, 5000 का गड़का लगा के कुछ भी सिखा देते हैं। तो आई थिंक देयर इज ए नीड टू लुक इनटू दिस पार्ट आल्सो। और आज एक लड़का 5 महीने 6 महीने ट्रेनिंग ले रहा है और आफ्टर 5-6 मंथ्स मैं देखता हूँ कि डोमेन नॉलेज तो इसको आई कि नहीं आई, बट ये इसकी पर्सनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। ये पहले भी इंग्लिश नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता है। ये पहले भी IT के बारे में कुछ नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता है। तो फिर मैंने सही बोला था कि हम स्किल खेल रहे हैं। तो हमें इसको स्किल को खेल बनाने की बजाय इसको रियल बिजनेस अगर बनाना है, सीरियस काम करना है, तो सबको कोशिश करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सब्जेक्टिव बनाना है कि फेयरली चेक हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सबसे अच्छा क्या होता है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्या आसानी होती है, एक बार क्वेश्चन बैंक बना दो, कंप्यूटर ही चेक करता रहेगा, हमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना। सब्जेक्टिव को चेक करने में दिक्कत आती है क्योंकि लोग आंसर अलग अलग लिखेंगे, इवैल्यूएट करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर लोग IAS बनते तो हम जानते हैं कि शायद हम लोग तो नहीं बनते थे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पता लगता है कि आपके अंदर सोचने की ताकत कितनी है, एनालिसिस करने की पावर कितनी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। लेकिन एक थॉट है, अगर कोई बच्चा सारे C लगा दे तो 25% नंबर तो उसके आएंगे, या सारे T लगा दे तो 25% नंबर तो आएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और थोड़ा सा लकी और हुआ तो आप एग्जाम भी क्लियर कर देते। तो 70% 80% भी अगर हम बेंचमार्क रख देंगे तो उससे कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम हमारे असेसमेंट के क्राइटेरिया में कैसे चेंज लाएं, सो दैट कि रियल स्किल्ड पर्सन को ही हम लोग असेस कर सकें। और असेसमेंट में स्टेज
स्टेट्स हैं। असेसमेंट में ट्रेनिंग पार्टनर्स को पता है कि मेरी एक पेमेंट असेसमेंट पे भी डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं असेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी की बजाय दूसरे इंटरेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैं केवल एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि कैसे हमें उसको प्लग इन करना है, वो भी एक क्वेश्चन हमारे सबके सामने है। तो स्किल ऐसा नहीं हो जाएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि स्किल एजुकेशन के रास्ते पे ना चला जाए। अब ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि स्किल एजुकेशन के रास्ते पे नहीं जाए, लेकिन मैं उससे पहले कह चुका हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। लेकिन एटलीस्ट हम सारे लोग मिलकर स्किल डोमेन को बचाएं, स्किल डेवलपमेंट डोमेन को बचाएं, इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग काम करें। और जो भी लोग आज आए हैं, हमारे सारे RSLDC का पूरा जो हमारा स्टाफ है, सारे ऑफिसर्स हैं, हमारी जो PMCA है, उनके सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके रिपचियर्स रहें, जो भी चीज़ें अच्छी हैं इनको नोट किया जाए। वैसे तो वीडियो बन रहा है तो आई थिंक बाद में हम उसको भी ले सकते हैं, बट वी शुड गेट सम आइडियाज़। अदरवाइज फिर वही बात है कि करने के लिए हमने एक दिन सबका खराब किया। तो मैं एलिट्स ग्रुप के रवि गुप्ता जी का थैंक्स जरूर करना चाहूँगा इस मौके पे कि आपने हम सबको मिलने का एक मौका दिया। बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स को इनवाइट किया, कुछ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी आपने यहाँ पे आज इनवाइट किया है, और मेरे ख्याल से सेक्रेटरी साहब का भी लास्ट मिनट तक इन्फॉर्मेशन आपके पास था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, अदरवाइज हमें उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। और DGT साहब का तो एंड टाइम पे ट्रांसफर हो गया है, चूँकि ही हैज़ मूव फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री टू अनदर मिनिस्ट्री, मिस्टर राजेश अग्रवाल, तो अदरवाइज उनको भी मिल लेते। तो आप सब लोगों का मैं फिर से धन्यवाद करूँगा, और फिर हम लोग वापस उसी दुनिया में आ जाए जहाँ पे हम सारे काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। लेकिन सोचना पड़ेगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता सारी बातें, लेकिन वास्तव में इट्स अ वेरी इशू कि हम लोगों को कैसे अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और तभी हम लोग दूसरे स्विस या फिनलैंड या दूसरे कंट्रीज के मॉडल को फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।